मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रच दिया है नया चक्रव्यूह और ये चक्रव्यूह इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि इसने हाल ही में मोदी सत्ता को धूल चटाई है। इस चक्रव्यूह में डबल इंजन को 24 घंटे के भीतर ऐसा मजबूर किया कि इंजन बैक गियर लगाकर वापस हो लिया। यानी ये चक्रव्यूह टेस्टेड है, फेल होने का कहीं कोई चांस नहीं है। बस जरूरत है देश के युवाओं को जगाने की। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में क्या कुछ है, किसके बारे में है, बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे। और आज ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इस चक्रव्यूह में एक अन्य हथियार जोड़ने की जरूरत है, और यदि वो हथियार कायदे से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जोड़ दिया तो यूं समझ लीजिए कि जो कहानी 2019 में दूसरी तरफ थी, यानी बीजेपी के पक्ष में थी, इस बार वो कहानी इंडिया गठबंधन की तरफ चली जाएगी। उधर पिछले एक सप्ताह में जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन की हवा टाइट हुई है, यानी मजबूत हुई है, अब उसका असर भी दिखने लगा है। जो लोग त्रिशंकु की तरह लटके हुए थे वो अब फिर से पलटी मारने का इशारा दे रहे हैं। चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया की तगड़ी वाली बैंड बजाते हुए मोदी के 370 की जबरदस्त हवा निकाली है। लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया की महिला लपटझंडिस उन्हीं की जाल में फंसा दी गई, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। और इस वीडियो में सबसे जबरदस्त चर्चा होगी साहिब के नए कारनामे की। किसी ने मुझे बताया है कि साहिब सूरज का दर्शन करने वाले हैं। चौंकिए मत, वही सूरज जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी 24 घंटा घूमती है। एक और बात, सूरज पर जाते समय चंद्रमा से होकर जाएंगे। जो काम अब तक अंबानी के नफरती चैनल किया करते थे, अब साहब खुद करने लगे हैं। लगे हाथ रामराज की एक जबरदस्त पोल खोल भी करेंगे। कुल मिलाकर आज की वीडियो इतनी जबरदस्त होने वाली है कि यदि आपने थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी मन लगा लिया तो एक बार पूरे जज भी खुलेआम कहने लगे हैं कि गोदी मीडिया ने देश को बर्बाद किया है, लोकतंत्र को बर्बाद किया है। सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत असली बातें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले रामराज की पोल खोलते हुए कांग्रेस के चक्रव्यूह पर बात करेंगे, और इसके बाद साहेब को चांद सूरज जहां भेजना होगा वहां पर भेजने की बात होगी, उस पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई, मामला लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया। शुरुआत में जिम्मेदार लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब हजारों की संख्या में यूपी के नौजवान राजधानी में चढ़ गए तब डबल इंजन धुआं छोड़कर बंद होने लगा। और न सिर्फ बंद हुआ बल्कि दोबारा स्टार्ट करके बैक गियर लगाना पड़ा, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और इस आपदा को भी कैसे अवसर में बदला जाता है ये तो गोदी मीडिया ने, अखबारों ने करके दिखाया ही। हमने भी आपको दिखाया कि कैसे जिस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। हिंदी के गोदी अखबारों ने बताया कि नौजवान कह रहे हैं थैंक यू योगी जी परीक्षा रद्द करने के लिए। बहरहाल परीक्षा रद्द करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं कि बॉलीवुड के हीरो भी फेल हो जाएं भौकाल मारने में। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। किसी ने कहा कि ऐसी सजा देंगे 7 पुश्तें याद रखेंगी। बाकी फेंकने का लेवल, भौकालबाजी का लेवल क्या है ये तो आप जानते ही हैं। बार बार एक ही बात क्या बताया जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इन भौकालबाजियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो दैनिक भास्कर की इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए और खुद ही सोचिए कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार भर्ती को लेकर, सरकारी भर्तियों को लेकर कितनी दुरुस्त व्यवस्था कर पाई है और किस स्तर पर असफल रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में योगी सरकार आने के बाद अब तक 11 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। जिस साल 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी उसी साल दरोगा की भर्ती परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया। 2018 में यूपी पीसीएल का पर्चा लीक हुआ। इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का लोअर सबऑर्डिनेट का पर्चा लीक हुआ। इसी आयोग का ट्यूबवेल ऑपरेटर का पर्चा लीक हुआ। यहीं पर आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा में गलत पेपर बांट दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी में जमकर धांधली हुई। प्राइमरी स्कूल सहायक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में जमकर धांधली की गई। आज तक रिजल्ट फंसा हुआ है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लाठीबाजी चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा हुई, उसका भी पर्चा लीक हो गया। 2021 में ही यूपी टीईटी का पेपर भी लीक हुआ, याद ही होगा। अभ्यर्थी परीक्षा हाल में बैठकर सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी टन 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 करके घंटा बजने लगा। उत्तर प्रदेश में ही फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा रद्द की गई। सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक और प्रधानाचार्य परीक्षा में भी धांधली सामने आई। अब यूपी पुलिस की परीक्षा को रद्द किया गया है। और इसी साल की फरवरी में यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ की परीक्षा करवाई गई थी। उसको लेकर भी इलाहाबाद में जबरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है। सरकार इसकी जांच की बात कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चूंकि आरओ के छात्रों की संख्या कम है इसलिए उनकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है। बाकी तो जांच पिछली सरकार यानी अखिलेश सरकार की भर्तियों की भी अभी तक चली रही है, नॉन स्टॉप चलते जा रही है। वैसे ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। दुनिया की कोई सरकार ऐसी जांच नहीं करवाती होगी जिसका कभी परिणाम ही ना आए। जरा पता लगाइए अखिलेश सरकार की कितनी भर्तियां अभी भी जांच के नाम पर लटकाई गई हैं या तो रद्द की गई हैं। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस
पुलिस के अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को नया रास्ता दिखा दिया है। याद करिए, कुछ साल पहले जब मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई थी, देश भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन नौजवानों को डराकर धमकाकर विरोध को दबा दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को फिर से जोरदार तरीके से उठाने का मन बना लिया है। हालांकि उन्होंने लगातार इस मामले पर चर्चा की है। राहुल गांधी जय जवान का नारा देते हुए अभियान चला रहे हैं, पूरे देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने उन लगभग 2 लाख नौजवानों की समस्या को उठाया है जिन्हें सरकार ने अपनी भर्ती के तहत सेनाओं में लेने का वादा किया था। परीक्षा के लगभग ज्यादातर चरण पूरे कर लिए गए थे, लेकिन अचानक से अग्निवीर लॉन्च हुआ, अग्निपथ लॉन्च किया गया और सबको लात मारकर बाहर कर दिया गया। पहले तो कोरोना के नाम पर सालों तक लटका कर रखा गया। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं से ये लोग लगातार मिलते रहे। बड़े बड़े नेताओं ने यह वादा भी किया कि आपकी समस्या सुधारी जाएगी। यूपी के विधानसभा चुनाव याद करिए, भाजपा के बड़े मंत्री ने कहा था कि आपकी समस्या सुलझाई जाएगी, लेकिन आज तक समस्या उलझी हुई पड़ी है। लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे ये लोग, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। लगभग 2 लाख की संख्या में इन नौजवानों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में भर्ती करना था, लेकिन अचानक सरकार ने इन्हें अर्श से फर्श पर पटक दिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने इस मसले पर बात की है और कांग्रेस अध्यक्ष का लेटर दिखाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि केवल सेना का खर्च कम करने के लिए इस तरह से सेना को कमजोर करना, उसके मनोबल को तोड़ना और युवाओं का भविष्य बिगाड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि मोदी सरकार G20 के आयोजन पर 4100 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए 8400 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है और इसी साल सरकारी विज्ञापन पर प्रचार प्रसार में 6500 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, तो फिर खाली सेना का ही बजट कम करने के लिए देश और सेना के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों? कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि पहले यह बताओ कि अग्निपथ योजना की मांग किसने की थी, किसने मांगा था आपसे? आपको याद होगा, हाल ही में सेना के पूर्व जनरल ने बाकायदा एक किताब लिखी, उसमें बहुत सारे खुलासे किए। बाद में खबर यह भी आई कि उनकी ये किताब अभी मार्केट में नहीं आ पाएगी, कई महीने तक उसकी जांच होने वाली है। अब यह मत कहिएगा कि जो किताब पढ़ने में 2-4 घंटे का समय लगता है, उसकी जांच महीनों तक कैसे चलेगी? आपको पता होना चाहिए कि मुमकिन है, योजना चल रही है, इसके तहत कुछ भी मुमकिन है। उस किताब में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे सेना के कई अंगों के लिए यह फैसला चौंकाने वाला था, किसी को पता ही नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि जब तक इन लगभग 2 लाख युवाओं को इनकी नौकरी सरकार वापस नहीं करती, तब तक हम लड़ते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात कही थी, लेकिन सरकार मिलने के बाद, कुर्सियां पाने के बाद उन्होंने नो रैंक नो पेंशन कर दिया। यानी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो न रैंक रहेगी न पेंशन। कांग्रेस का कहना है कि शहीद के बीच फर्क नहीं हो सकता, गोलियों के बीच फर्क नहीं हो सकता, जवानों की छाती के बीच फर्क नहीं हो सकता, लेकिन मोदी सरकार ने कर दी। वैसे यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सत्ता के दौरान बाप बेटे के बीच राजनीतिक विचारधारा में कट्टरता पनप चुकी हो, बेटा बाप के सामने अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं रख सकता, बाप इतना क्रूर हो जाएगा कि घर से निकाल सकता है। जब परिवारों में, रिश्तेदारों में इस कदर बंटवारा किया जा सकता है, तो फिर कुछ भी संभव है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, जब रिटायर हो जाएंगे तब भी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा, पेंशन, कैंटीन, पूर्व सैनिक का पूर्ण दर्जा तक नहीं मिलेगा, इन्हें केवल लमसम तनख्वाह दी जाएगी। यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये लोग सैनिक हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह की सेना की डिमांड किसने की थी? ऐसे सैनिकों की, ऐसे भाड़े के सैनिकों की डिमांड किसने की थी? अब सेना तो यह मांग कर नहीं सकती, कौन अपने आप को कमजोर करना चाहेगा? भारत की सेना दुनिया भर में अपनी धाक रखती है, अलग अलग युद्धों में उसने अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आज कुछ लोग उसी पाकिस्तान के नाम पर डरा धमका कर अपना पेट पाल रहे हैं। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान करगिल युद्ध हुआ, उस वक्त भी सेना ने जबरदस्त शौर्य का परिचय दिया। ये अलग बात है कि उसी सेना ने और उसी सेना के सैनिकों ने जिस क्षेत्र को, जिस भारतीय क्षेत्र को चीन के साथ युद्ध में अपनी जान देकर बचाया था, जहां पर मेजर शैतान सिंह का स्मारक बनाया गया था, उस स्मारक को मोदी सरकार ने तोड़वा दिया। आरोप लगा कि चीन ने ढेर सारी जमीन कब्जा ली है। यहां तक बताया जाता है कि 50 से
60 किलोमीटर भीतर तक चीन घुस चुका है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने फलाने सरकार की राजभक्ति पर सवाल उठाया, तुरंत उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जाएगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ी बात कांग्रेस ने कही है। उनका कहना है कि जहां पर हर साल अब तक 60 से 65 हजार रेगुलर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, पिछले साल मात्र 45 हजार अग्निवीर नौकरी पा सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो 14 लाख की फौज है वो मात्र 8 लाख की रह जाएगी 10 साल के भीतर। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान ही बहुत सारे अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ये फौज का मनोबल गिराने वाली बात नहीं है क्या? एक बात और देखने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस के अनुसार आजादी से लेकर आज तक यानी 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती सेना में हुआ करती थी। यानी हरियाणा से 5,500 सैनिक हर साल जाया करते थे। लेकिन पिछले साल मात्र 964 अग्निवीर गए और इसमें से 722 वापस आ जाएंगे और बचेंगे लगभग 210। यानी कि जो हरियाणा अब तक हर साल 5,500 सैनिक भेजता था सेना में, अब वो खाली 210 ही भेज रहा है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, अपराध भी बढ़ा है, भर्तियां न होने की वजह से और अग्निवीर बनने की इच्छा में कमी की वजह से तमाम कोचिंग संस्थान बंद हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ वो पूरे देश में मुहिम चलाएंगे और सत्ता आने पर इस व्यवस्था को बदल देंगे, पक्की भर्ती करेंगे और जो 1.5-2 लाख नौजवान जो मोदी सत्ता द्वारा प्रताड़ित हैं, जिन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, उन सबको नौकरी पर रखा जाएगा। आपको याद होगा जब अग्निपथ की योजना सामने आई थी तो देश भर में किस तरीके से विरोध हुआ था, मगर चूंकि आप ये भी जानते हैं कि नौजवानों का खून गर्म होता है, संगठित तरीके से ये अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए, इकट्ठा होकर एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए। सत्ता की साजिशों और कंफ्यूजन के बीच इन्हें फंसाकर मामले को ठंडा कर दिया गया। लेकिन ये वो मामला है जिसकी आग अभी भी हर एक नौजवान के दिल में जल रही है। बस इसे हवा देने की आवश्यकता है और संगठित तरीके से चलाने की, विरोध को चलाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके का मूड कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है इस मामले को लेकर और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इस पर बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यूपी वाले रामराज्य में जैसे सिपाही भर्ती के नौजवानों ने 24 घंटे के भीतर डबल इंजन को धुआं छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वही खेला पूरे देश में करने की प्लानिंग है और उसी का चक्रव्यूह रचने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। यानी नौजवानों के दिलों में जो आग जल रही है उस आग को सही दिशा में हवा देने की जरूरत पर काम करना। और यकीनन ये ऐसा मुद्दा है कि देश का नौजवान खुलकर लड़ना चाहेगा और यदि देश का नौजवान खुलकर सामने आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लगे हाथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूं जिस पर अब तक उतनी मजबूती से काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 14 फरवरी के दिन पुलवामा घटना को 5 साल पूरे हो गए। इस घटना में हमारे देश के 40 वीर जवान शहीद हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर कई बार आवाज उठाई, जांच की मांग की। खासकर भाजपा नेता और उस वक्त के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने जब मोदी सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए, कहा कि यह घटना किस तरीके से सरकार की लापरवाही से हुई, सरकार ने जहाज मुहैया नहीं कराई और इसे होने दिया गया, यानी पुलवामा का हमला होने दिया गया, इसको रोका जा सकता था। हालांकि लोग बहुत सारे संदेह जताते हैं, लेकिन दायरे में रहते हुए जो सवाल किए जा सकते हैं वो तो होना ही चाहिए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इस बार उसमें न्याय शब्द जोड़ा है। वो दलितों के न्याय की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, मजदूरों के न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, शैक्षणिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो फिर शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की न्याय की बात क्यों नहीं हो रही है और उस तरीके से क्यों नहीं हो रही जिस तरीके से होना चाहिए? क्यों नहीं राहुल गांधी 40 जवानों के परिवारों के साथ जाकर मुलाकात करें? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी 40 जवानों के परिवारों को एक साथ दिल्ली में बुलाकर पूरे देश के सामने उन्हें न्याय दिलाने की बात करती? जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा में नौजवानों और मजदूरों से सवाल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्यों नहीं उसी तरह से शहीदों की विधवा पत्नियों को बुलाकर उन्हें न्याय दिलाने की बात करते? क्या शहीदों के अनाथ हुए बच्चों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या जिन माँ बाप ने अपने बेटों को सेना में भेजा था देश की रक्षा के लिए, उनके बेटों की जान इतनी सस्ती है कि कोई अपनी लापरवाही से इसे खत्म कर दे या फिर साजिश रच के उसको खत्म कर दे? जब यह घटना हुई थी तो देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, वोट की भीख मांग रहे थे। लेकिन 5 साल तक न तो इस मामले की जांच हुई, न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न किसी को सजा मिली। और प्रधानमंत्री की जबान तो ऐसे मामलों पर खुलती ही नहीं है और जब जबान न खुले तो संदेह और गहराता है कि यह सब कुछ हुआ या फिर होने दिया गया या फिर किया गया। और यकीन मानिए, यदि पुलवामा के शहीदों के परिवारों को एक साथ लाकर देश के सामने पुलवामा की हकीकत को रखा जाए तो निश्चित तौर पर पूरी कहानी बहुत तेजी से पलटी मार जाएगी। और जो माहौल 2019 में सेना के नाम पर बीजेपी के पक्ष में था, मोदी के पक्ष
पक्ष में था, एक बार फिर से उसी सेना के नाम पर बीजेपी के विरोध में हो सकता है। सैनिकों पर, सैनिकों की शहादत पर, सेना पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, लेकिन जब बात सेना के सैनिकों को न्याय दिलवाने की हो तो निश्चित तौर पर उस पर बात होनी चाहिए और देश भर में उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस देश की जनता अपनी सेना और सैनिकों से कितना प्रेम करती है, कितना सम्मान करती है, ये बड़े बड़े विश्व गुरुओं को पता था। इसीलिए सेना के शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, वोट की भीख मांगी गई। और यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अब 5 साल बाद इस देश की जनता अपने सैनिकों से प्यार नहीं करती। जरूरत है तो बस सवालों को मजबूती से उठाने की, सवालों का जवाब मांगने की, और सवालों का जवाब न देना पड़े इसीलिए बड़े बड़े लोग भगवान के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। हमने कई बार दिखाया, देश के बड़े सेट का एक चैनल है, नाम है न्यूज 18। आप इस पर अक्सर देखते होंगे, हालांकि देखा मत करिए, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग अक्सर माइक और कैमरा लेकर भगवान ढूंढते हैं, भगवानों का घर ढूंढने निकल जाते हैं। इसी तरह से 2000 के नोट में दूसरी बार नैनो चिप ढूंढने वाली एक महिला एंकरा है, वो भी कभी भगवान गणेश का एड्रेस ढूंढती हैं, कभी भगवान शंकर का पता लगाती हैं। इसी तर्ज पर पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी देश भर में घूम घूम कर कभी इस मंदिर में फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी उस मंदिर में फोटो खिंचवा रहे हैं, यानी सारा काम धाम छोड़कर खाली मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। चाहे देश में 1 लाख समस्या पड़ी क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं दिखता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक तो जमीन पर मंदिर ढूंढा जा रहा था, मस्जिदों में मंदिर खोजा जा रहा था, चेले चपाटे कहीं मस्जिद पर तो कहीं चर्च के ऊपर झंडा गाड़ रहे थे। लेकिन अब जब जमीन से पेट नहीं भरा है तो समंदर के भीतर गोता लगाकर मंदिर और भगवान खोजा जा रहा है। कहीं तो कोई मंदिर मिल जाए, कोनो भगवान मिल जाए, कुछ वोटवा दिलवा दे, कुछ वोट बढ़ा दे। अब नए विश्व स्तरीय कारनामे के साथ प्रधानमंत्री समंदर के भीतर घुस गए हैं, बाकायदा हेलमेट वगैरह लगाकर। अब इसे हेलमेट कहते हैं कि क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन समंदर के भीतर जिस तरीके से कई लोगों को लेकर घुसे हैं और जैसी वीडियो और फोटो समंदर के भीतर की निकल कर आई है, मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूं कि वो कैमरामैन बेचारा कितनी मेहनत कर रहा होगा प्रधानमंत्री का ये सारा एक्शन शूट करने में। समंदर के भीतर का वीडियो प्रधानमंत्री ने शेयर किया है और इसमें बोल रहे हैं कि मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। वैसे कैमरामैन भी यही सोच रहा होगा। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए और जब मैं गहरे समंदर के भीतर द्वारका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार ये बताना नहीं भूल रहे थे कि गहरे समंदर के भीतर गया था। अब ये मत पूछिएगा कि वही पुरातन भव्यता और दिव्यता कैसे मिल गई। क्या पुरातन में भी आपने दिव्यता और भव्यता को महसूस किया था, मनोमन अनुभव किया था? आप खुद ही सोचिए इन तस्वीरों को देखते हुए कि प्रधानमंत्री को यह कारनामा करवाने के लिए इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। मेरा दिमाग तो खाली कैमरामैन पर अटक गया है कि वो बेचारा कितनी मेहनत किया होगा। समंदर के भीतर इस तरीके से लाल और काली कालीन कैसे बिछाई गई होगी, या फिर जो कुछ भी है वो कैसे बिछाया गया होगा। इनके वीडियो की कई सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइए। और जिस तरह की मुद्रा में प्रधानमंत्री समंदर के भीतर बैठे हैं पलथी मारकर, उसे देखकर 15 लाख हर खाते में, 2 करोड़ रोजगार हर साल, महंगाई से निजात, बेरोजगारी से छुटकारा, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये सब कुछ भूलते जाइए। इस वीडियो में एक खास बात यह भी है कि बैकग्राउंड में 100% धार्मिक कार्यक्रमों वाला म्यूजिक डाला गया है, जैसे पहले धार्मिक सीरियल में बजा करता था। वैसे भी भाजपा के कई नेताओं और चंपत राय ने तो खुद कह दिया है कि विष्णु के अवतार है। इसी वीडियो को देखने के बाद कल कुछ लोग कहने लगे कि समंदर में गोता लगाने के बाद भी यदि साहेब को चुनावी जीत नजर नहीं आई, कहीं कोई कमी नजर आई, लगा कि बहुमत नहीं मिलेगा, कुर्सियां चली जाएगी, तो सूर्य पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। वैसे हाल ही में किसी भाजपा नेता ने सूरज पर जाने की बात कही भी थी चंद्रयान सफल होने के बाद, लेकिन हमने जब पूछा कि ये बताइए अब समंदर में गए हैं तो सूरज पर क्यों जाएंगे, तो जवाब मिला कि भाई क्या आपने वो कहानी नहीं सुनी कि बजरंगबली ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तो हो सकता है इनका भी मन करे वहीं से फल लाने की, हो सकता है कि उस फल की वजह से चुनावी फल अच्छा हो जाए और जाते समय चांद पर भी जा सकते हैं। क्योंकि मुमकिन है, योजना चल ही रही है तो कुछ भी मुमकिन है। मगर यह बात कितनी चौंकाने वाली है कि 10 साल में किए गए तमाम वादों पर जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री कभी जमीन पर मंदिर ढूंढ रहे हैं तो कभी समंदर में घुस के मंदिर ढूंढ रहे हैं। अब देखिए अंतरिक्ष में कब तक जाते हैं, जब जाएंगे तो हम भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से पिछले कुछ ही दिनों में इंडिया गठबंधन ने अपने आप को मजबूत किया है, सपा और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ सीट शेयर हुआ है, माहौल बदलता देख लोगों के बोल बदलने लगे हैं। खबर है कि आरएलडी वाले जयंत चौधरी आगे पीछे कर रहे हैं और जैसा इशारा एनडीए में शामिल होने को लेकर किया था वैसा ही इशारा अब पलटी मारने को लेकर भी करने लगे हैं। हालांकि एनडीए में जाने की घोषणा भी नहीं हुई थी और एनडीए से निकलने की घोषणा भी अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन इशारों में सब कुछ चल रहा है। उधर ईवीएम के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर भी माहौल गर्म होता जा रहा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को डिटेन किया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि झुकने को तैयार नहीं है। जनता से अपील कर रहे हैं कि खड़े हो जाओ, जब हमें ऐसा किया जा सकता है, हमें उठाकर जेल में ठूसा जा सकता है
है तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा सोच लो। उधर सरेआम गोदी मीडिया के कार्यक्रम में चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया के एक महिला लपटझंडिस को उसी के जाल में फंसा दिया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। टाइम्स नाउ की नविका कुमार प्रशांत किशोर से कहती हैं कि बीजेपी 370 का टारगेट रखी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तो हर चुनाव में टारगेट देते हैं। इस पर नविका कुमार कहती हैं कि ये बात प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कही है और नविका कुमार इस भाव में बोल रही हैं मानो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जो बोलते हैं सब सही होता है और सही सिद्ध होता है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने कहा कि इस तरह से तो बंगाल में जाकर मोदी जी गांव-गांव कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, कितना जीत कर लाए। मोदी और शाह दिल्ली में घूम घूम कर 40 सीट पाने का दावा कर रहे थे, लेकर आए 8। बंगाल के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि 100 से कम सीट भाजपा लेकर आएगी। आपने मुझे बुलाकर दोबारा नहीं पूछा, यदि 100 से अधिक पा जाती भाजपा तो आप मुझसे निश्चित पूछते। और अगली लाइन में तो प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहने लगे कि आप में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि अमित शाह से ये सवाल करें कि भाई आपने इतने सारे चुनाव जीते देश भर में, लेकिन बंगाल में आपका आकलन गलत निकला, आप बंगाल की नब्ज टटोल नहीं पाए। इस पर बौखलाते हुए नविका कुमार कहती हैं कि हमने अमित शाह से यह सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि हम ये टारगेट अपने कार्यकर्ता के लिए तय करते हैं, सेट करते हैं। इतने पर ही प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया और कहने लगे कि बहुत सही जवाब दिया अमित शाह जी ने। उन्होंने बता दिया कि ये सीटों का जो टारगेट है वो कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं, तो जो 370 का टारगेट है ये भी कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया गया है। ये कोई ध्रुव सत्य नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये कार्यकर्ताओं के लिए सेट की गई बात है। इसके बाद जोर लगाते हुए जब नविका कुमार ने पूछा कि आप अपना आकलन बताइए, भारतीय जनता पार्टी 370 पाएगी कि नहीं, तो प्रशांत किशोर का जवाब था कि बीजेपी अपने दम पर 370 पाएगी, इसका अनुमान मेरे हिसाब से शून्य है, यानी जीरो है, यानी किसी भी रूप में 370 बीजेपी को नहीं मिल सकता। वैसे भी यदि आप राज्यवार गुणा गणित लगाएंगे तो 370 तो बहुत दूर की कड़ी है, सपना है 270 के भी लाले पड़े दिखाई देंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे यह कहानी अब 200, सवा 200, 250 के आसपास दिखती हुई, सिमटती हुई दिख रही है। बाकी राजनीति रातों रात बदलती है, इंतजार करते रहिए, आंकड़े बहुत सारे ऊपर नीचे हो सकते हैं। वर्तमान सत्ता के खिलाफ मुद्दों की भरमार है, जरूरत है तो सिर्फ मुद्दों को उठाने की, सवालों को उठाने की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुलवामा का जो मामला है उसे जोर शोर से नहीं उठाया जाना चाहिए? शहीदों के परिवारों को सामने लाकर उन्हें न्याय दिलाने की बात नहीं करनी चाहिए? अपना जवाब